मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का जो है क्लास 12th की क्लास जो है शुरुआत से जो कि 2024 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों उन लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक। और आप लोग को मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। और ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इसमें जो है कहता है उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस फॉर 11th 12th BSc पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक। इसमें देखिए न्यू बैच शुरुआत की गई है और क्लास 12th वाले के लिए पता है उर्दू बाजार दुर्गा मंदिर के निकट राष्ट्रीय सेंटर भागलपुर के बगल में भी है, या आप जो है ये रकाबगंज से लाल कोठी जाने वाले जो रास्ते हैं जगलाल हाई स्कूल के बगल में भी अपना ब्रांच है, वहाँ भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आगे जो है आप लोगों को ठीक आगे इसका सबसे पहले आप लोग सिलेबस जान लीजिए। ठीक, सिलेबस क्या है इसका। ठीक है, ये आप लोगों के बीच जो है ये सिलेबस है इसके। देखिए पहला यूनिट जो दिया है 12th का, ठीक, 5 यूनिट तो हम लोग उधरे ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट जो दिया है वो है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन, जनन। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है सिर्फ ओनली फॉर जनन के बारे में पढ़ना है। ठीक, जनन से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर दिया है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, कि जीवों में पूरे पृथ्वी के ऊपर जो है जीवों में जनन कैसे हो रही है, आखिर ये पृथ्वी के ऊपर जो है जीवों का अस्तित्व कैसे बना हुआ है, वो किसके द्वारा बना हुआ है? जनन के द्वारा बना है। ठीक, आखिर जीवों में जनन कैसे किस प्रकार की होती है वो देखना है। दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसके बाद है मानव जनन, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर है मानव स्वस्थ। क्या है? सॉरी, जनन स्वस्थ। क्या है? जनन स्वस्थ। तो जीवों में जनन कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद सिर्फ देखना पुष्पी पादपों में, किसमें देखना है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसके बाद है मानव जनन। क्या है? मानव जनन। उसके बाद है इसका जनन स्वस्थ। तो ये आप लोगों का ये जो है पहला आप लोगों का क्या है? यूनिट है। इस यूनिट के अंतर्गत 4 चैप्टर को हम लोग को पढ़ना। ठीक, आगे देखिए, वो था यूनिट 6, ये यूनिट 6 था। ठीक, अब देखिए यूनिट 7 में आते हैं। तो यूनिट 7 में हम लोगों को जो दिया है बाबू, ध्यान से देखिएगा। यूनिट 7 में देखिए, यूनिट 7 में जो दिया है अनुवांशिकी तथा विकास इनका। ठीक, देखना अनुवांशिकी तथा विकास। तो पहला इसमें अध्याय जो आते हैं वो आते हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये इसका आते हैं। दूसरा आता है वंशागति के आणविक आधार। ठीक, आखिर इसका क्या आधार है, इसमें डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना। उसके बाद हम लोग की विकास कैसे हुई, ये 3 चैप्टर इस यूनिट में पढ़ना। 4 3 कितना हो गए? 7 चैप्टर हो गए। कितना हो गए? 7 चैप्टर। ये सिलेबस है आप लोगों का। अब देखिए यहां होगा यूनिट 8 होगा। ठीक, 8वां यूनिट में जो है हम लोगों को देखना है कि 8वां यूनिट में, तो 8वां यूनिट में क्या है कि यूनिट 8 होगा, यहाँ मिस्टेक से हो गया है। यूनिट 8 होगा मानव कल्याण में जीव। जीवों का क्या हम लोग के उपयोग है उस चीज को बारे में पढ़ेंगे, क्या हानि है, क्या रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसमें कहता है मानव स्वस्थ
एवं रोग। ठीक, पहला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसके बाद है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक, देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है कि मानव का स्वस्थ एवं रोग कैसे उत्पन्न होता है, ठीक, कैसे स्वस्थ रहना है और किस बैक्टीरिया के कारण जीव या किस जीवाणु के कारण, किस कवक के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, रोग के बारे में पढ़ना और स्वस्थ के बारे में भी पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब कहता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अब जैसे कि मान लीजिए इतने इतने जीव जो हमारे पृथ्वी के ऊपर हैं, उसको जो है किस तरह से, ठीक, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, दूध कैसे उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, ताकि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जनसंख्या में मनुष्य उन सभी को भोजन के रूप में प्रोवाइड किया जा सके। अब है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में जो हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह से पनीर बनाया जाता है, किस तरह से हम लोग का उपयोग आ रहा है सूक्ष्म जीवों, सिंगल सेल प्रोटीन वगैरह के बारे में पढ़ना। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यूनिट जो है आप लोगों का वो है 9 यूनिट। इसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। क्या है ये? जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या है कि देखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इस बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक, प्रिंसिपल, उसके बाद इसका उपयोग चीज में होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, इसके बारे में पढ़ना है। जाइए, ठीक, चलिए 2 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट 10 की बात करते हैं। यूनिट 10 यूनिट में देखिएगा हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, जीव एवं समष्टियां, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे। इतना चैप्टर पढ़ना है। टोटल हम लोग को 12th में 16 चैप्टर पढ़ना है। और आप लोगों को जो है पहला चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहा हूं। देखिए कहता है फर्स्ट चैप्टर जो है बाबू, इसमें दिया है अध्याय फर्स्ट, जीवों में जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब देखिए क्या कहता है। पहला है, इस चैप्टर में हम लोग जो है किसी भी जीवों का जनन क्या है, जनन जीवों में होना क्यों जरूरी है, आखिर जीव में जनन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारे चीज को देखेंगे। कहता है कि कोई भी जीव का क्या होता है, जीव का जन्म होती है और जन्म होने के बाद जो है उसका कोई ना कोई एक सीमा होती है मरने का। ठीक, तो जीवन अवधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेन बोलते हैं। ठीक, और कहता है कि जीवन अवधि हम लोग कहते हैं किसको, ठीक, ध्यान में रखिएगा। किसी के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु, कौन सा मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु। अब ऐसा नहीं कि कोई जो है गाड़ी से चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते दौरान मर गए, ठीक, या तो केटीएम से हवाई के तरह उड़ा, उड़ने के बाद मर गए, तो उसकी वो जीवन अवधि नहीं कहलाती है। ठीक, तो याद रखिएगा किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी कौन सा मृत्यु तक होना चाहिए, वो प्राकृतिक मृत्यु
तक के समय को हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि। अब देख लीजिए, इधर हाथी का फिगर दिया है, उधर तोता का फिगर दिया, तो देखने में दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है। ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, लेकिन इसकी जीवन अवधि इससे कम है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे इसकी जीवन अवधि क्या है, कम है। याद रखिएगा, इसका 140 वर्ष, तोता कितने वर्ष जीता है, 1 से 140 वर्ष, समझे, याद रखिएगा। और ये इससे कम दिन जीवित रहते हैं, 90 वर्ष के आसपास रहते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इधर देख लीजिए, हाथी है, गुलाब है, तितली है, गाय है, कुत्ता है, सबका जीवन अवधि क्या क्या है, अलग अलग होते हैं। मनुष्य का अलग होते हैं, गाय का अलग होते हैं, सबका जीवन अवधि अलग अलग होते हैं। ठीक, ध्यान में रखिए। इधर देखिए, मगरमच्छ है, ये घोड़ा है, तो सबका जीवन अवधि क्या है, अलग अलग है। मक्खी है, घरेलू मक्खी है, कछुए है, ये क्या है, धान है, और ये क्या है, बरगद का वृक्ष है। अब देखिए, ये एनसीईआरटी से लिया गया, ये एनसीईआरटी का फिगर है। देखिए, कछुए का, ये मगरमच्छ का कितना दिया है इसमें, 60 वर्ष, कितना दिया है, 60 वर्ष। अब देखिए, कुत्ता का होता है 26 वर्ष, गाय का होता है 25 वर्ष। देखिए, ये जो है कछुआ जो है कितना, 100 से 150 वर्ष, और तोता का दिया है ना 140, कौवा का दिया है ना 15 वर्ष। ठीक, इसका चार्ट आप लोगों को दिखा देते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ चार्ट में ध्यान से देखिएगा, चार्ट चार्ट देखिए, देखो चार्ट में हम लोगों को जो है कहता है कुछ सूक्ष्म जीव की बात करेंगे, तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव की बात करेंगे, वो किसका, उसका जीवन अवधि जो होता है कुछ मिनट से कुछ घंटे होते हैं। ठीक, मे फ्लाई की बात करेंगे, 1 दिन होता है। सिकाडा की बात करेंगे, पौधा 1 दिन का होता है। कुछ खरपतवार, खरपतवार जो निकलता है उसका जो है कितना होता है, 3 से 4 सप्ताह। अब देखिए, तितली की बात करेंगे, तितली का 1 से 2 सप्ताह। गेहूं जो कि हम लोग लगाते हैं 5 से 6 महीने में कट जाते हैं। ठीक, घरेलू मक्खी की बात करेंगे 6 महीना, और मूली चुकंदर की बात करेंगे 150 से 2 वर्ष, और चूहा की बात करेंगे तो 3 वर्ष, मेढक की बात करेंगे तो 9 वर्ष, याद रखिएगा। हंस की बात करेंगे तो 12 वर्ष, कौवा की बात करेंगे तो 15 वर्ष, मरमर पक्षी जो होता है सबसे छोटी पक्षी वो होती है 12 वर्ष, बंदर की बात करेंगे तो 26 वर्ष, गाय की बात करेंगे तो 25 से 26 वर्ष, नाग कोबड़ा जो होता फू मारता जो उसकी 28 वर्ष, भेड़ की बात करेंगे तो भेड़ का क्या होता है 20 वर्ष, घरेलू चिड़िया की बात करेंगे तो 20 वर्ष, कुत्ता की बात करेंगे तो कुत्ता का देख लीजिए 20 से 30 वर्ष, बिल्ली की बात करेंगे तो 35 से 40 वर्ष, इसलिए बोलते हैं बिल्ली को मौसी। व्हेल मछली की बात करेंगे तो व्हेल मछली की कितनी होती है 37 वर्ष, हाथी की बात करेंगे तो 65 वर्ष, मगरमच्छ की बात करेंगे तो 60 वर्ष। अब देखिए, ऊंट की बात करेंगे तो 35 वर्ष, और समुद्री अर्चिन की बात करेंगे तो 78 वर्ष, गीध की बात करेंगे तो 90 वर्ष, और सुअर की बात करेंगे तो 80 वर्ष। याद रखिएगा, ये सारा का सारा क्या है, जीवन अवधि है। ठीक, तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक, अब देखिए, मानव की बात करेंगे तो मानव का एक औसत आयु जो होता है वो 100 वर्ष का, 60 वर्ष का होता है, लेकिन पहले माना जाता था 100 वर्ष। याद रखिएगा, 60 वर्ष। तोता की बात करेंगे तो 140 वर्ष। ठीक, बरगद वृक्ष की बात करेंगे तो 300 वर्ष से 500 वर्ष होता है। कछुए की बात करेंगे तो 200 वर्ष, 150, 100 से 150 दिया है ना, 100 से 150। ओक वृक्ष, सफेद ओक वृक्ष की बात करें तो 500 वर्ष।
ये इनकी क्या है, जीवन अवधि है। अब देखिए आगे, आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पीपल वृक्ष दिया हुआ, पीपल वृक्ष का होता है 2000 से 4000 वर्ष। सिकोया वृक्ष को देखेंगे तो हम लोग 3000 से 4000 वर्ष, और लाड़िया वृक्ष की बात करेंगे तो 11300 वर्ष। याद रखिएगा कि लाड़िया वृक्ष की जो है जीवन अवधि होती है 11000 से 3300 वर्ष। ठीक, अब सोच सकते हैं इसमें कितना पुश्तैन गायब हो जाएगा हम लोग का। अब देखो यही लाड़िया वृक्ष है, ये जो देख रहे हो यही क्या है, लाड़िया वृक्ष है, जिसकी जीवन अवधि कितना होती है 11300 वर्ष से कितना पुश्तैनी इसमें गायब हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अब जैसे कि बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, किसका बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में आप लोगों को जो बताएंगे कि जनन क्या होता है, आखिर जनन होना क्यों जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि देखिए जीवों में जनन जरूरी होती है। जिस तरह की लक्षण जीवों की, सजीवों की एक ये भी लक्षण आते हैं। जीवों में जनन जरूर इसलिए है कि ताकि उसकी वंश कायम हो सके। अगर जीवों में जनन नहीं होता तो फिर जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। ठीक, उसकी जीवन अस्तित्व वहीं पे खत्म हो जाती। तो इसमें क्या कहता है कि जनन क्या है, कि जीवों की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता, अपनी ही प्रजाति की जीवों को वो जन्म देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। देख रहे हैं ना ये कुत्ता, ये कुत्ता है, ये कुत्ते को देख रहे हो, इसका क्या होता है, एक सीजन होता है। क्या होता है, सीजन। ये अपने सीजन आने पर ही क्या करते हैं कि जो है नए नए बच्चे को जन्म देते हैं। ये गाय को देखिए, गाय क्या किए हैं, बच्चे को जन्म, ये जनन हो रही है। क्या है, जनन हो रही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आगे जो आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए पेरेंटल केयर। ठीक, पेरेंटल केयर बच्चों को किया जाता है। अब जानेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में देखिएगा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन जो एक्चुअली जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन को ही क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। ठीक, जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक जो है आप लोग को लैंगिक जनन मिलेगा, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो कि पृथ्वी पे सबसे पहले आया था, छोटा छोटा जीव, ठीक, उसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो हम लोग भी जो था, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली जो देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि दोनों आगे में क्या डिफरेंस है, क्या है, क्यों नहीं है, वो आगे चीज देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है अलैंगिक जनन। क्या है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि प्रजनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, 2 जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग या मिलन हुए बिना कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन।
ये गलत है परिभाषा, गलत छप गया। याद रखिएगा आप लोग कि जनन की वह विधि जिसमें क्या होते हैं, जनक शरीर अकेले बिना युग्मक निर्माण तथा संलयन के नई संतति का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोल लेंगे हम लोग, अलैंगिक जनन। ठीक, लिख लीजिएगा, जनन की वह विधि जिसमें जनक शरीर अकेले बिना युग्मक निर्माण तथा संलयन के नए संतति निर्माण करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर, लिख लीजिए इसको। अब देखिए अलैंगिक जनन की क्या है विशेषता, अलैंगिक जनन की क्या है विशेषता। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जनक भाग लेते हैं जिसमें युग्मक निर्माण तथा संलयन नहीं होते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाए जाते, इसमें फास्ट प्रक्रिया है, ये संतति क्लोन का, इससे प्राप्त संतति को क्लोन कहते हैं क्योंकि ये अपने जनक के हुबहू होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन जो है इसमें एक जनक भाग लेते हैं। ठीक, इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा नए संतति का निर्माण होते हैं। दूसरा नंबर क्या, ये फास्ट प्रक्रिया 1 मिनट में 1000 बच्चा देने की क्षमता रखती है। ठीक है, इसलिए फास्ट प्रक्रिया करता है और इससे प्राप्त संतति को क्लोन का अर्थ होता है अपने जनक का हूबहू होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।